Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you previous year question paper of HPCL for the post of Chartered Accountant. जो फाइनेंस का जो वैकेंसीज आता है HPCL में, तो उसी का आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको जानकारी होगा कि जो पिछले बार जो वैकेंसीज आया था उसमें एग्जामिनेशन हुआ था, तो वही पेपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 14/9/2025 को एग्जामिनेशन हुआ था, तो वही पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो काफ़ी अच्छा से देखिएगा। अगर आपको कोर्स परचेस करना है HPCL का फाइनेंस पोस्ट के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, सो यू कैन विजिट ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in. Link is also given in description box of this video. In these courses, you will get previous year question paper of HPCL and including other PSU government previous year question paper, more than 100 previous year question paper, and you will also get examination oriented videos lecture, and you will also get mock test, and you will also get MCQs for technical as well as non-technical part, जीके इंग्लिश एवरीथिंग। ठीक है। सो अगर आपको कोर्स डिटेल जानना है तो फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ से आपको कोर्स का डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएगा। आप फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पर विजिट करके कोर्स परचेस कर सकते हो। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू क्वेश्चन पेपर ऑफ HPCL फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज आता है यहाँ पे। फाइनेंस का बात किया जाए तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे जो टेक्निकल पार्ट है, जो आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसी का हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी जब आप कोर्स खरीदोगे तो उसमें आपको ये पेपर मिल जाएगा, तब जाकर के आप पूरा पेपर को बढ़िया से देख सकते हो। बाकी अभी हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी आप जब कोर्स खरीदोगे तो पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ फाइनेंस करियर. So Telegram link is also given in description box of this video. In that Telegram group, more than 13,000 persons are already जुड़े हुए हैं. तो if you want to ask anything, you can ask in that Telegram group. Link is also given in description box of this video. Okay. So first question: which section of the Income Tax Act 1961 discuss the concept of previous year and assessment year? आपसे पूछा सेक्शन, बीच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्कस कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, आपको ये पहले जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। एक और आपने सुना होगा, वो होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन करते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बात करूं 2025-26 का, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से कब तक होगा? 31। 1 अप्रैल कौन सा? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च कौन सा? 2026। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 को खत्म होगा, मतलब इंड होगा। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या है? हाँ, मैं बता दूं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर होता है। समझे? जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर हुआ जिस ईयर में आपने पैसा कमाया। ठीक है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो ईयर आपने पैसा कमाया। ठीक है, तो कौन सा ईयर में आपने पैसा कमाया था? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025।
26 तक, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया 2025-26, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर क्या होगा, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर 2025-26 है, अगर प्रीवियस ईयर 2025-26 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसके बाद वाला साल, इसके बाद वाला साल। तो कौन सा हो जाएगा? 2026-27, ठीक है। असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है कि जो जो भी पैसा आपने कमाया था प्रीवियस ईयर में, उसी इनकम को असेस किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो वो कौन सा ईयर होगा? 2026-27, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के बाद आता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है। आई होप सो कि आपको जानकारी होगा। बाकी क्या होता है कि बहुत दिन पढ़ा हो जाता है तो ये कंसेप्ट भी बहुत लोग भूल जाते हैं, तो उन लोग के लिए मैं बता दिया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम ईयर होता है, या फिर असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर सेम ईयर होता है। इस तरह से करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर भी होता है, और प्रीवियस ईयर जब खत्म होता है उसके बाद का जो साल होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं आपको कुछ और बता दिया, ठीक है, इसके बारे में। बाकी अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जो कि कंसेप्ट डिस्कस करता है किसके बारे में? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर है उसके बारे में जो डिस्कस करता है वो करता है सेक्शन 3, और जो असेसमेंट ईयर के बारे में डिस्कशन करता है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 डिस्कशन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? तो आपको तो पहले ही पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर मैं बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें होता है। पहले तो होता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद होता है रेवेन्यू सेंटर, ठीक है। एक और होता है, पर यहाँ पे क्या पूछा है? बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए टाइप, तो इसमें से कौन ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का टाइप नहीं है? तो मैं बता दूं आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का क्या क्या टाइप होता है। को सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है रेवेन्यू सेंटर। उसके बाद एक और जो टाइप होता है वो होता है प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। कौन सा टाइप होता है? प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर आपके जो ऑप्शन है इसमें दिया नहीं है, इसलिए पूछा है कि कौन सा टाइप नहीं है इसमें से, चारों चारों में से। तो ठीक है, तो को सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो ये चार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है। इसमें से कौन नहीं है? तो ये जो ट्रांसफर सेंटर है, ये ट्रांसफर सेंटर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का टाइप, ठीक है। तब वो समझ में आ गया। तो ये आपको अगर अभी जानकारी होता तो आप इजीली इसको टिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या चाहता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाए वो मिनिमम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे, वो कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट पे वो जो गुड्स है वो बन जाए, ठीक है। वो गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाए मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना चाहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, फिर उसके बाद क्या क्या होता है? उसके बाद होता है कि वो गुड्स को, वो फिनिश प्रोडक्ट को बेचो मार्केट में, मतलब सेल करो। तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का काम, ठीक है। उसके बाद जब आप बेचोगे, ठीक है, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो वहां से आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहोगे, ठीक है। तो वो होता है किसका काम? होता है प्रॉफिट सेंटर। उसके बाद जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया आपके पास पैसा अच्छा खासा कैश में है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप वो पैसा को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा हो सके, ठीक है। तो एक मैं बस आपको इसके बारे में और जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और बता दूं आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जो कोर्स सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, सभी एक ही आदमी करता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही आदमी करता है। पर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे सभी को बाइफरकेट किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है, ताकि क्या होता है कि हर एक को एक एक आदमी को अंदर में दिया जाता है, ठीक है। हर एक को एक एक
मतलब एक एक पर्सन के अंदर में दिया जाता है, हेड बनाया जाता है, ताकि वो अपने जिम्मेदारी बढ़िया से निभा सके, बढ़िया से कर सके। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि कंपनी को और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तो आपको जानकारी हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है। इसका 4 टाइप होता है: कोर सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इसमें इसका कौन सा टाइप नहीं था? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ट्रांसफर सेंटर। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 गवर्न विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है, वो गवर्न करता है विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। तो पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो सेल ऑफ गुड एक्ट है वो होता क्या है। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट है वो होता क्या है, पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो सेल ऑफ गुड एक्ट मैं आपको बता दूं कि जो सेल ऑफ गुड एक्ट है उसको उसको कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, पहले आप ये समझो। जो सेल ऑफ गुड एक्ट है उसको सेक्शन 4 क्लॉज 1 में डिफाइन किया हुआ है। कौन सा एक्ट में? सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या बोलता है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक जो गुड्स है उसको ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, पर वो प्राइस पे, मतलब पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रांसफर कर देगा बिना पैसा का, पैसा होना चाहिए। तो एक इसेंशियल जो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो क्या क्या इसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको जानकारी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल ऑफ गुड एक्ट है उसमें इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, उसमें होता है कि मिनिमम तो दो पार्टी होना चाहिए। मिनिमम कितने पार्टी होना चाहिए? मिनिमम दो पार्टी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना पार्टी होना चाहिए? दो पार्टी होना चाहिए। कौन कौन सा दो पार्टी होना चाहिए? एक होना चाहिए सेलर, जो जो सामान है वो बेचेगा, और दूसरा कौन होगा? बायर। ठीक है, तो एक बेचेगा एक खरीदेगा, तो एक हो जाएगा सेलर और एक हो जाएगा बायर। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर रहेगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा, जो भी सब्जेक्ट मैटर रहेगा, किस लिए रहेगा? जो भी गुड्स को जो बेचेगा, तो वो जो गुड्स होगा वो हमेशा हमेशा कौन सा गुड्स होगा? ओनली मूवेबल गुड्स होगा। ओनली एंड ओनली कौन सा गुड्स होगा? मूवेबल गुड्स होगा। ठीक है, इमूवेबल गुड्स कभी भी सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और ये प्राइस, इसके बाद जो इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, ये प्राइस इन मनी शुड बी पेड और प्रोमिस्ड। और यहाँ पे जो प्राइस है, मनी जो है, वो उसको देना जरूरी है। कौन पैसा देगा? जो बायर है, जिसने सामान खरीदा, वो बायर सामान जो खरीदा वो किसको पैसा देगा? सेलर को। ठीक है, जो बायर है वो किसको पैसा देगा? सेलर को। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा देना जरूरी है। ठीक है, तो पैसा देना यहाँ पे बायर को, सेलर को देना जरूरी है। और यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे क्या बोलता था कि सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 गवर्न बेस्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कशन करता है सेल ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द इफ द if the quick ratio if the quick ratio is significantly lower than current ratio, what does it indicate? ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं करंट रेशियो के बारे में और क्विक रेशियो के बारे में। ठीक है, देखिए अगर आप कोर्स खरीदोगे फाइनेंस करियर से, तो जो वीडियोस लेक्चर है उसमें सभी चीज़ों के बारे में बढ़िया से डिटेल में बताया हुआ है, वो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, ताकि आप कम समय में बेहतर जानकारी ले सको और कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है। पीएसयू पेपर को, पीएसयू गवर्नमेंट जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जामिनेशन होता है वो बेहतर तरीका से पढ़ाया हुआ है। तो आप कोर्स खरीद सकते हो फाइनेंस करियर वेबसाइट पर विजिट करके, वहाँ पे आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। आप जो पेपर अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पेपर भी आपको मिल जाएगा।
पूरा पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये भी पता चल पाएगा कि टेक्निकल में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉन टेक्निकल में क्या पूछा है। ठीक है, तो ये जानकारी मिल पाएगा। तो अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आज ही विजिट करिए finance career.in वेबसाइट पे, वहाँ से कोर्स खरीद के बढ़िया तैयारी कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे कि हम बता रहा था आपको करेंट रेशियो और क्यूब रेशियो। ठीक है, करेंट रेशियो क्या होता है? करेंट रेशियो करेंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके पास करंट एसेट है, जिससे कि क्या हो, किस उसके पास करंट एसेट है जिससे कि वो अपना करंट लायबिलिटी को इजीली चुका सकता है। ठीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा किसी भी जितना ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट एसेट होगा उतना ही बढ़िया उस वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको आप एज ए कैश में कितने दिन में उसको एज ए कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? विद इन 1 ईयर। ठीक है, विद इन 1 ईयर उसको कैश में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो वो होता है करंट एसेट। करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी होता है कि जो लायबिलिटी आपको पेमेंट करना है कितने दिन में? विद इन 1 ईयर में। ठीक है, तो करंट एसेट मतलब एसेट कौन सा एसेट है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी मतलब जिसको आप लायबिलिटी को पेमेंट करना है आपको विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो करंट रेशियो मतलब करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा करंट एसेट होता है करंट करंट लायबिलिटी के मुकाबले उतना ही बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्यूक रेशियो क्या होता है? क्यूक रेशियो क्यूक रेशियो होता है, देखिए, करंट एसेट करंट रेशियो क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो आपने फॉर्मूला देखा था करंट रेशियो करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। क्यूक रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। इफ द क्यूक रेशियो इज सिग्निफिकेंटली इफ द क्यूक रेशियो इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन करंट रेशियो। क्यूक रेशियो अगर सिग्निफिकेंटली लोअर रहेगा, क्यूक रेशियो लोअर किससे रहेगा? करंट रेशियो से। क्यूक रेशियो किससे लोअर रहेगा? करंट रेशियो से। व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या इंडिकेट करेगा? ओबियस सी बात है, क्या है यहाँ पे माइनस हो रहा है? इन्वेंट्री। डेट डेट द कंपनी हैज हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, समझा गया? तो ये फॉर्मूला देखिए, आप करंट एसेट से जितना ज़्यादा इन्वेंट्री माइनस करिएगा तो ओबियस सी बात है कम ही होगा, सिग्निफिकेंटली लोअर लोअर होगा। किससे? करंट रेशियो से, क्यूक रेशियो। तो ये डेट द कंपनी हैज हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। समझ आ गया आपको? तो ऐसे ही आपको बढ़िया तैयारी करना है तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करिए वेबसाइट पे, वहाँ से कोर्स परचेस करिए, तैयारी बढ़िया कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर द 4 जेनेरिक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी डेट पोर्टर आइडेंटिफाइड। ये आपको बस याद रहेगा तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू जो भी आएंगे एग्जामिनेशन में, इसका हो जाएगा आंसर कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन फोकस्ड, कॉस्ट लीडरशिप फोकस्ड, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअली आते हैं, बहुत सारा। जैसे ये भी क्वेश्चन था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, 4 टाइप, मतलब 4 टाइप होता है इसका। तो पूछा था कि इसमें से कौन सा है जो टाइप नहीं है। तो अगर आपको जानकारी होगा कि अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का 4 टाइप होता है तो कौन कौन सा टाइप होता है, जब आपको जानकारी होगा तभी जाकर किस तरह का भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो बहुत सारे, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो पीएसयू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा होता है कि आप बस अगर आपको जानकारी होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने याद किया होगा तो आप तुरंत टिक कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आता है, मोस्टली क्वेश्चंस वो जो भी सम्स होते हैं बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं पीएसयू में वो आपका जो होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। तो कैसे तैयारी करना है आपको, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, आपको जानकारी होगा कि इधर जितना भी रिजल्ट हो रहा है, जितना भी पीएसयू का रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पे फाइनेंस करियर के बहुत सारे लोगों का अच्छा सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको भी बढ़िया तैयारी करना है तो आप आज ही फाइनेंस करियर वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स परचेस करिए।
और तैयारी बढ़िया कर सकते हो। HPCL एक काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, और सैलरी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो आपको बढ़िया तैयारी करना है, तो आज ही फाइनेंस करियर साइट विजिट करके कोर्स परचेस करके तैयारी बढ़िया कर सकते हो। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू।